जो पोर्ट्स हैं नॉर्मली समंदर के किनारे होती हैं, जैसे बॉम्बे है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, लेकिन दिल्ली में तो कोई पोर्ट लगती नहीं है, तो वहाँ दिल्ली में शिपिंग का काम कैसे? अब दिल्ली में एक्चुअली ड्राई पोर्ट है। पोर्ट को हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे जहाँ पे सी है, सी से कोई सामान आया वो आप बड़े बड़े कंटेनर्स में आता है जी। वो क्या कहते हैं यहाँ पे लैंड होता है, जैसे मुंबई में लैंड हो गया या कोलकाता में लैंड हुआ, वहां से फिर वो बड़े बड़े कंटेनर्स में उनको ड्राई पोर्ट पे लेके आए। शिपिंग में आज की डेट में जो टर्म्स चलती हैं उनको कहते हैं इनको टर्म, शॉर्ट में इनको टर्म मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। ये शिपिंग ये नॉर्मल हर चीज में यूज होती है। अगर हम अमेजोन से भी मंगाएंगे उसमें भी यूज होती है। वो दूसरा एस्पेक्ट है कि उसमें वो लिखते नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर आप क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो बताना चाहेंगे, और आज से 10 साल पहले जो क्लेम डिसाइड होते थे और जो क्लेम आज डिसाइड होते हैं? कंपनसेशन पहले कम मिलती थी, अभी आज की डेट में ज्यादा मिले। दो तरह के केसेस होते हैं मोटर एक्सीडेंट में, एक डेथ केस, दूसरा केस होता है इंजरी केस। वो अब सारा एक स्टैंडर्डाइज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो स्टैंडर्डाइज होने से क्या हो गया, एक फिक्स फॉर्मूला है, लेकिन जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जहाँ पे बढ़ते हैं तो उस केस में आज की डेट में ज्यादा क्लेम मिल रहे हैं। और कंसोर्शियम भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कंसोर्शियम भी विडो को तो मिलेगा ही, विडो के अलावा बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी और सिबलिंग्स को भी मिलेगा। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे एक व्हीकल को सेल किया और वो सेल क्या किया, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था उसके थ्रू सेल नहीं हुआ, यानी कि आरसी चेंज नहीं हुई, आरसी चेंज, लेकिन वो एफिडेविट पे आगे सेल कर दिया। अब उस मोटरसाइकिल से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ओनर था लायबिलिटी कोर्ट उस पर डालता है, जबकि वर्चुअली तो वो सेल कर चुका है, उसका कोई रोल ही नहीं है। लायबिलिटी एमएससीटी केस में रजिस्टर्ड ओनर की ही आएगी, क्योंकि जिसका नाम आरसी पे चढ़ा होगा उसी के नाम की लायबिलिटी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। बचपन में जब हम माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखते थे तो मेरे फादर ने कुछ लाइनें मुझे बताई थी इंग्लिश में कि बेटा ये जरूर लिखना। वो पंक्तियां रही हैं, देयर आर मेन एंड मेन बट एवरी स्टोन इज नॉट ए जेम, फ्रेंड्स आर देयर एवरीवेयर बट लाइक माई फ्रेंड इज वेरी रेयर। यानी कि जिंदगी में हमें बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्चुअल में जेम होते हैं, उनके अनुभवों से हमें सीखने को मिलता है। ऐसी ही एक शख्सियत, पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है, मिस्टर अभिमन्यु कलसी। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। अबाउट 14 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है और डिफरेंट एरियाज में इन्होंने वकालत की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो शानदार रहेगा और हमारे व्यूअर्स को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मिस्टर अभिमन्यु कलसी, आपका इस वीडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में आप आए कैसे? इस प्रोफेशन में मैं आया, एक्चुअली मैंने +1 और +2 तो की मेडिकल में, लेकिन मेरा मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब मेरे ग्रैंडफादर भी लॉयर थे, मेरे फादर भी लॉयर हैं, तो मेरे पास बैकअप ऑप्शन ये था कि मैं लॉ का एग्ज़ाम, ये लॉ का एंट्रेंस दे के एक अच्छा वकील बन सकता हूँ। तो फिर मैंने ये लाइन चूज़ की और मैं वकालत में आया जी। और वैसे वकालत में जब मैं आया था तब मेरा ये नहीं था कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, तब मुझे था कि मैं एक कंपनी सेक्रेटरी बन के एक डेस्क जॉब, एक एज ए CS मैं काम करूँगा, प्रोफेशन में आऊँगा। लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग माई CS, वो CS का जब मैंने काम किया, वो सारी डेस्क जॉब थी, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वो बोरिंग थोड़ा मुझे लगा। तो जो लिटिगेशन में है, जो वकालत में, जो कोर्ट्स में प्रैक्टिस होती है, मेरा झुकाव उस तरफ ज़्यादा हो गया और मैं फिर प्रॉपरली लिटिगेशन में आ गया। यानी कि आप 3rd जनरेशन लॉयर हैं? मैं 3rd जनरेशन लॉयर। तो लॉ आपने कहाँ से किया? लॉ मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, 5 ईयर लॉ किया था, मेन कैंपस से। मेन कैंपस से आपने किया। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जैसे LLB करने के बाद आपने कहाँ पे काम किया? LLB करने के बाद एक्चुअली मैंने CS भी ज्वाइन कर ली थी, कंपनी सेक्रेटरी। तो LLB करने के बाद मैंने इमीडिएटली प्रैक्टिस नहीं शुरू की। मैंने CS की हुई थी, मेरा अब अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं था। सबसे पहले मेरे को CS के जो सेकंड स्टेज थी वो क्लियर करनी थी, उसमें एक एग्जाम अकाउंट्स का भी था। तो वो अकाउंट्स का एग्जाम क्लियर करने के लिए मेरे को +1 +2 और BCom लेवल का अकाउंट्स, उसके लिए मैंने ट्यूशंस लिए। फिर मैंने वो एग्जाम्स क्लियर किए ड्रॉप करके। फिर मैंने LLM के एंट्रेंस एग्जाम दिया मेरे फादर के इंसिस्टेंस पे। LLM का एग्जाम मेरा क्लियर हो गया। मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से फिर 2 ईयर LLM की और LLM मैंने की है कॉर्पोरेट लॉ में। कॉर्पोरेट लॉ
और इन द मीनवाइल जो मेरा सीएस के लास्ट स्टेज थी उसमें 8 एग्जाम्स थे जी। 4 मैंने एलएलएम करते करते कर लिए थे और 4 एग्जाम मैंने एलएलएम के बाद किए क्योंकि उसमें एक कंपनी अकाउंट्स का सब्जेक्ट था। फिर उसकी मेरे को ट्यूशन लेके फिर मैंने वो क्लियर किया। यानी कि आपने सीएस भी किया हुआ है और आपकी एलएलएम भी है। एलएलएम, वंडरफुल। तो आपकी प्रैक्टिस जो लीगल प्रैक्टिस आपने स्टार्ट की, आपने कहाँ पे किस कोर्ट को सबसे पहले ज्वाइन किया? सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि मैंने सीएस कर रहा था तो ये आफ्टर डूइंग एलएलएम सीएस में एक 15 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, तो वो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग मैंने वैश एसोसिएट्स लॉ फर्म है दिल्ली में, वो डायरेक्ट टैक्सेशन की इंडिया की नंबर 1 लॉ फर्म है जी। तो उनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता था जहाँ पे कॉर्पोरेट वर्क होता था, वो गुड़गांव में था उस टाइम, 2013 की बात है। तो मैंने वो ज्वाइन किया उनका कॉर्पोरेट ऑफिस। वहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, ड्यू डिलीजेंस हो गई, आईपीओज इशू करने हैं, तो उनका सारा जो भी पेपर वर्क है जो ब्लैक एंड व्हाइट में करना है वो सारा काम होता था। लेकिन उसके वहाँ से मैंने अराउंड 6 मंथ के बाद मैंने रिजाइन करके फिर मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक सीनियर को ज्वाइन किया। वहाँ से मेरी कोर्ट्स की जर्नी शुरू हुई। वहाँ से शुरू। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब आपने सीनियर को ज्वाइन किया तो किस तरह के केसेस आपने, मतलब कोई यूनिक एक्सपीरियंस आपका जहां से मतलब एक डिफरेंट एरिया जो आपने टच किया वो क्या था? जो दिल्ली हाई कोर्ट के मेरे सीनियर थे उनके पास ज्यादा काम था शिपिंग लॉ का। शिपिंग लॉ का जी। जो वैसे ये दिल्ली, बॉम्बे और जहाँ पे पोर्ट्स हैं वहीं पे ज्यादा होता है, यहाँ पे शिपिंग लॉ का इतना काम नहीं होता। नहीं, लेकिन एक चीज मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जो पोर्ट्स हैं नॉर्मली समंदर के किनारे होती हैं, जैसे बॉम्बे है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, लेकिन दिल्ली में तो कोई पोर्ट लगती नहीं है, तो वहाँ दिल्ली में शिपिंग का काम कैसे है और उसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए आप। दिल्ली में एक्चुअली ड्राई पोर्ट है। पोर्ट को हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे जहाँ पे सी है। अच्छा, ड्राई पोर्ट का भी एक कंसेप्ट है। ड्राई पोर्ट का भी कंसेप्ट है। जैसे जी, मुझे भी पहली बार पता चल रहा है। लैंडलॉक्ड सिटी होगी, जैसे दिल्ली हो गया, लुधियाना हो गया, यहाँ पे चंडीगढ़ हो गया। अब जैसे सी से कोई सामान आया, वो आप बड़े बड़े कंटेनर्स में आता है, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे लैंड होता है, जैसे मुंबई में लैंड हो गया या कोलकाता में लैंड हुआ, वहां से फिर वो बड़े बड़े कंटेनर्स में उनको ड्राई पोर्ट पे लेके आया जाता है। अच्छा, यानी कि जो समंदर के किनारे पोर्ट है वहां से ड्राई पोर्ट पर सामान आता है। ये ड्राई पोर्ट के बारे में वैसे मैंने भी नहीं सुना कभी। तो ये जो एग्रीमेंट्स होते थे, नेचर ऑफ वर्क क्या होता था इसमें आपका? इसमें एक्चुअली शिपिंग लॉ में क्या होता था, शिपिंग लॉ में लाइबिलिटी डिस्प्यूट इस बात पे आता था, जैसे शिपर जो है, जो परचेजर है, उसने अपना सामान मंगवाया, कोई भी आइटम है, वो आइटम आ गई, लेकिन वो आफ्टर जब उसने मंगवा लिया, अब वो उसको पिक करने नहीं आ रहा और वो सामान जो है वो पोर्ट पे पड़ा है। अगर वो सामान पोर्ट पे पड़ा रहेगा, वहां पे एक लिमिट होती है कि आपका फर्स्ट 7 डेज आपका सामान रहेगा, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर 7 डेज उस पर डेमरेज चार्जेस उसको कहते हैं, डेमरेज चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, वो पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो चार्जेस जो पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर वो लाइबिलिटी इशू, वो ये इशू आ जाता है कि वो जो चार्जेस हैं, एक तो वो लेने नहीं आ रहा, अगर परचेजर लेने आएगा फिर उसको वो चार्जेस भी देने पड़ेंगे, उस तरह का इशू आ जाता है। या फिर कई बारी वो क्या कहते हैं, जो सामान है वो लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, वो रास्ते में गुम गया, तो किसकी लाइबिलिटी आएगी? जिसने शिप किया उसकी, जो सेलर है उसकी, के परचेजर है उसकी। तो उस चीज का, तो इसमें कंपनी लॉ इन्वॉल्व होता था या सिविल लाइबिलिटीज थी, क्रिमिनल लाइबिलिटीज थी? इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ अप्लाई होता है। और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, अगर कंपनी लॉ हो गया तो कंपनी लॉ बेस्ड ही सारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब अप्लाई होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। उसके अलावा जो ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, इंडिया में भी एक्ट है, वो एक्ट सारे बेस्ड है ये कन्वेंशंस पे, जैसे हेग विज़बी कन्वेंशन हो गई, वो ऐसे बहुत सारी कन्वेंशन है जो शिपिंग में आज की डेट में जो टर्म्स चलती हैं उनको कहते हैं इनको टर्म्स। शॉर्ट में इनको टर्म्स मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स ये यूज होती है शिपिंग के एरिया में। ये नॉर्मल हर चीज में यूज होती है। अगर हम अमेज़न से भी मंगाएंगे उसमें भी यूज होती है। वो दूसरा एस्पेक्ट है कि उसमें वो लिखते नहीं है, अच्छा, लेकिन अप्लाई होती है। जैसे जो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं 11 तरीके की होती हैं। 11 तरह की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है फ्री ऑन रेल्स, उसको शॉर्ट में FOR कहते हैं। फ्री ऑन रेल्स मतलब जो सेलर है वो जब तक जो उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे अगर ट्रक से जा रहा है या अगर रेलवे से जा रहा है या प्लेन से जा रहा है, वहां तक जो सामान छोड़ना है वो
परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, सॉरी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी आफ्टर वो जब वो सामान उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे लोड हो गया। तो गुड्स भी तो दो तरह का ना, पेरिशेबल गुड्स है और एक पेरिशेबल ना होने वाला गुड्स है। तो इन दोनों में फिर सिमिलर चीजें ही डील होती हैं, सिमिलर तरीके से। कमर्शियल टर्म्स तो सेम रहेंगी। अच्छा, शिपिंग का कोई लॉ भी है इंडिया का जो पर्टिकुलर यूज होता हो अदर देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? शिपिंग का लॉ है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एक्ट है इंडिया में। अच्छा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एक्ट है, शिपिंग एक्ट। अच्छा, शिपिंग एक्ट भी है, शिपिंग एक्ट, कैरियर्स एक्ट है, कैरियर्स एक्ट अलग अलग है। जी जी, हाँ जी। तो आपने जब ये काम किया, आपने इस दौरान ये सारी चीजें आपने सीखी, तो आप मेन कॉन्ट्रैक्ट आपने ड्राफ्ट किए? जब मैं अपने सीनियर के पास था तो कॉन्ट्रैक्ट भी ड्राफ्ट होते थे जी, और इस पे लिटिगेशन भी होती थी। कंज्यूमर केसेस हो गए, जो वो परचेजर है उसने कंज्यूमर केस कर दिया कि हमारा सामान नहीं आया, सामान लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, उसमें के लायबिलिटी किसकी आएगी? अच्छा, कंज्यूमर केसेस। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो एज शिपिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या कंपनियों के डिस्प्यूट उधर भी डील होते थे या नहीं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। कंपटीशन लॉ तो कंपटीशन एक्ट तो एक अलग एस्पेक्ट है, वो इसमें नहीं आता। कंपटीशन एस्पेक्ट तो ये है, जैसे हम कोई, जैसे अब आजकल ये एक बहुत रेजिंग इशू चल रहा है जियो और डिज्नी हॉटस्टार का, वो जॉइंट वेंचर होने जा रहा है, वो उसको मर्ज कर रहे हैं, जियो और डिज्नी हॉटस्टार को। तो जो मार्केट में सेंटिमेंट है कि ये दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जियो और डिज्नी हॉटस्टार, इनका मर्जर होगा तो इसकी वजह से ये एक अदर जो कंपनीज है वो अफेक्ट होंगी, वो एक मोनोपोली बन जाएगी। वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। जैसे आज की डेट में जो ई कॉमर्स साइट्स हैं जी, जो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, राशन वाले से, करियाने वाले से, दुकान से हम सामान लेके आते हैं, आप ई कॉमर्स साइट पे जाओ, अभी उनके फेस्टिवल आते हैं, कभी दिवाली पे, न्यू ईयर पे, इतना हैवी डिस्काउंट कैसे देते हैं? ठीक है, उस केसेस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जिससे दूसरा ट्रेडर या कंपनी अफेक्ट होती है, जिससे दूसरा, यानी कि मार्केट में जो कंपटीशन फ्री ट्रेड जहाँ पे अफेक्ट होता है। अब जैसे ये जो हमारा करियाने वाला है, उसके पास अगर कोई सामान जैसे 1000 रुपीज का एमआरपी है, वो 1000 रुपीज पे 10% डिस्काउंट करके हमें 900 में दे देगा, लेकिन वही कुछ ई कॉमर्स साइट्स हैं, वही सामान हमें 1000 रुपए का वो 400 का 300 का भी मिल सकता है ड्यूरिंग डिस्काउंट। ऐसा होता है। तो वो एक फ्री ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है। आजकल क्या हो गया, आजकल लोग करियाने वाले के पास, इसके पास नहीं जा रहे, उनको पता है कि यहाँ पे महंगा मिलेगा, तो ई कॉमर्स साइट से जब डिस्काउंट्स लगते हैं तो उनसे बल्क में मंगवा लेते हैं। जी जी जी। तो अच्छा, आपने इंश्योरेंस कंपनी के केसेस भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से और इवन आपने क्लेमेंट की तरफ से दोनों साइड से डील किए हैं। प्लीज, आपको काफ़ी अनुभव रहा है जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर आप क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताना चाहेंगे, और आज से 10 साल पहले जो क्लेम डिसाइड होते थे और जो क्लेम आज डिसाइड होते हैं, जैसे अब जो कंपनसेशन है वो थोड़ा कम मिलता है और पहले कंपनसेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला करता था, तो ये क्या रीज़न है और कौन सा लॉ इनको गवर्न करता है सारा का सारा, और कैलकुलेशन जो है कंपनसेशन की क्लेमेंट को जो मिलता है वो किस बेसिस पर होती है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का है। 88 का। अभी ये 2019 में इसको दोबारा अमेंड किया, 18 में अमेंड किया था, नोटिफाई हुआ है, मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है 2019 से, एनफोर्स, मतलब जब ये इसको कोर्ट्स ने अप्लाई करना शुरू किया। तो इसमें क्या है, एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करूंगा। कंपनसेशन पहले कम मिलती थी, अभी आज की डेट में ज्यादा मिल रही है। अच्छा, ऐसा है? आज की डेट में ज्यादा मिल रही है। नहीं, एक जजमेंट है परने सेठी की, उसका रीजन क्योंकि उसमें कंसोर्टियम रिड्यूस कर दिया, वो रिड्यूस कर या उसमें लव एंड अफेक्शन खत्म कर दिया जो पैसे मिलते थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि परने सेठी आने के बाद मुझे लगता है कि कम कंपनसेशन मिलता है, पहले ज्यादा मिलता था। कंपनसेशन देखो, यहाँ पे दो तरह के केसेस होते हैं मोटर एक्सीडेंट में। एक डेथ केस हो गया जिसमें किसी की डेथ हो गई, उसके लीगल रिप्रेजेंट, मतलब उसके घर वाले आते हैं, केस लगाते हैं, डिपेंडेंट्स केस लगाते हैं, मदर फादर बच्चे कोई भी हो सकता है। दूसरा केस होता है इंजरी केस। अब जो डेथ केस है, जब डेथ केस के केस में क्या होता था, पुराने सेठी की जजमेंट से पहले क्या होता था, एक ग्रे एरिया रहता था। जो इनकम कंप्यूट होनी है वो तो जो इनकम असेस करते थे, हमने इनकम लेनी होती है उस बंदे की, जो इनकम असेस करते थे दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम वेजेस। अगर डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, किसी की आईटीआर जा रही है, तो उस हिसाब से इनकम हो जाती थी। लेकिन वो इनकम पे, अब देखो, किसी की डेथ 20 ईयर्स पे हो गई, किसी की डेथ 40 ईयर्स पे हो गई, किसी की इनकम, जब कोई भी डिसीज्ड है, कोई भी बंदा है जो प्रोफेशन में है, जॉब में है, इनकम उसकी विद द पैसेज
पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है। जी। इनकम सेम तो रहेगी नहीं। अगर आज मैं कोई काम 10,000 में कर रहा हूँ, वो कल को जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा तब भी वो काम 10,000 में नहीं करूंगा। मेरी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो इनकम भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, उसमें एम्प्लॉयर भी देखेगा कि ये एम्प्लॉय मेरे पास तभी रहेगा अगर मैं इसकी इनकम बढ़ाऊंगा। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का जो एरिया था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे लगते थे पहले, क्या था, प्रणय सेठी के पहले कुछ कोर्ट लगाती थी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कुछ कोर्ट नहीं लगाते थे, ग्रे एरिया था, डिस्क्रिशन थी। कोई कोर्ट का अगर दिल कर रहा है उसको लगा कि ठीक है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दे दिया। अब लेकिन अब क्या हो गया प्रणय सेठी के बाद, अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक जरूरी है देना, वो एक, और उसमें फॉर्मूला भी फिक्स कर दिया है, एक फॉर्मूला एज के हिसाब से कितना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मिल सकता है, एज के हिसाब से और जॉब के हिसाब से। और प्रणय सेठी की जजमेंट आने के बाद उसमें कुछ परसेंट इंक्रीज भी है शायद, वो कन्वेंशनल हेड्स में है। कन्वेंशनल हेड जैसे आप कह रहे हो कंसोर्शियम रिड्यूस हो गया। पहले क्या होता था, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देते नहीं थे, लेकिन ये जैसे कंसोर्शियम हो गया, जैसे वाइफ को मिलता था, पहले सिर्फ वाइफ को देते थे। और लॉस ऑफ लव एंड अफेक्शन हो गया, अब जो घर वाले हैं उनका लव एंड अफेक्शन था, वो उसकी तरफ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे देते थे। लेकिन वो भी एक ग्रे एरिया था कि एक फिक्स फॉर्मूला नहीं था, किसी को 1 लाख दे दिए, किसी को 10,000 दे दिए। वो अब सारा एक स्टैंडर्डाइज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो स्टैंडर्डाइज होने से क्या हो गया, एक फिक्स फॉर्मूला है। लेकिन जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जहाँ पे बढ़ते हैं तो उस केस में आज की डेट में ज्यादा क्लेम मिल रहे हैं। और कंसोर्शियम भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कंसोर्शियम भी विडो को तो मिलेगा ही, विडो के अलावा बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी और सिबलिंग्स को भी मिलेगा। एक फिलियल कंपनसेशन है, फिलियल कंसोर्शियम, हाँ, और पेरेंटल कंसोर्शियम। पेरेंटल कंसोर्शियम जैसे बच्चों को मिल गया, पेरेंट्स को मिल गया, और फिलियल कंसोर्शियम जो सिबलिंग्स को मिल गया, वो वैसे वो सारा का सारा है। अच्छा, एक फ्यूनरल एक्सपेंसेस प्रणय सेठी में बहुत कम अवार्ड किए हैं, उसके लिए उन्होंने वो एक 15,000 असेस किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर एवरी 3 इयर्स 10% का इंक्रीज होगा। जैसे सपोज कि प्रणय सेठी 2017 किया, 2018 में कोई क्लेम डालता है, 2024 में वो डिसाइड हो रहा है, तो 21 तक 10% इंक्रीज होगा, वो 1500 हो गया, 16,500, फिर 16,021 से 24 फिर दोबारा 10% इंक्रीज होगा, वो 16,500 का 1650 और मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एस्पेक्ट में उसको कंसीडर कर, पर वो रेशनल मुझे नहीं लगता जो प्रणय सेठी में डिसाइड किया। इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि जितने भी क्रिमेशन मैंने अपनी लाइफ में आज तक देखे हैं उसमें बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो और बहुत सारे रिलेटिव्स भी आते हैं, उसमें लंगर या बाद में कुछ खाने का सिस्टम भी किया जाता है, और क्रिमेशन पे शमशान घाट में रसीद लक्कड़ वगैरह सारा मिला के, तो अबाउट ए नॉर्मल फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में भी क्रिमेशन पे 1 लाख रुपीस फ्यूनरल चार्जेस जो है लग जाते हैं, वो लग जाते हैं। लेकिन इन कंपैरेटिवली अगर 15,000 ग्रांट किया है और वो 10% इंक्रीज भी होता है, तो आई थिंक इट इज लेस। वो लेस तो है ही है, साथ में वो ये ऐसा नहीं है कि फ्यूनरल तो आपने आज करना, आज डेथ हुई है, लेकिन वो क्लेम तो आपको आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स भी मिलेगा। हाँ। तो उसका वो कुछ नहीं, उसके लिए वो इंटरेस्ट ग्रांट कर देते हैं टोटल कंपनसेशन पे 6 to 9% पर एनम के। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे कोर्ट जो हैं, जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम के केसेस हैं, लोक अदालत में रेफर कर देते हैं, तो लोक अदालत में इंटरेस्ट मिलता है या वो विदाउट इंटरेस्ट लोक अदालत ग्रांट करती है, या इंटरेस्ट या मिलता है तो कब से मिल रहा है लोक अदालत में? ये पहले क्या होता था, 2018-19 से पहले लोक अदालत में ट्रांसफर केस रेफर होता था। लोक अदालत मतलब कि क्लेमेंट जिसने कंपनसेशन लेनी है उसका वकील बैठ जाएगा, अगर क्लेमेंट ने खुद आना, क्लेमेंट आ जाएगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी का वकील है वो आके बैठ जाएंगे, दोनों आपसी सलाह करके कि जी इतने इंक्रीज होने चाहिए, उस हिसाब से वो कॉम्प्रोमाइज करके फिर एक कॉम्प्रोमाइज डीड में अमाउंट लिख के हमें इतने पे कर दो। 2018-19 से पहले क्या होता था, वो उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता था। अच्छा। लेकिन 2018-19 के बाद जजमेंट आई, उन्होंने डायरेक्शन पास किए उस जजमेंट में कि लोक अदालत में भी 3% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द एनहांस्ड। अच्छा, उसके बाद से यानी कि जब से आपका डेथ हुआ है तब से, या फिर जब से क्लेम अवार्ड हुआ है नीचे, उस पे जो फर्दर एनहेंसमेंट हुई है, वो जो इंटरेस्ट है वो 3% कर दिया ऑन एनहांस्ड अमाउंट, और वो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटीशन। अच्छा, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग पिटीशन है, पिटीशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो ये लोक अदालत में कंप्रोमाइज होता है, सेटलमेंट होती है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड क्लेमेंट, इसका जो आधार है वो तो प्रणय सेठी की जजमेंट ही है, क्योंकि जो कन्वेंशनल हेड्स हैं, जो कानून के अंदर हेड दिया कि इन हेड में हम कंपनसेशन देंगे, तो बेसिकली वो एक नॉर्मल कंप्रोमाइज तो है ही नहीं कि मैं इतना मांग रहा हूँ आप देना चाहते हैं कि नहीं, वो सारा का सारा कैलकुलेशन ही एज पर लॉ है।
वो डेथ केस में तो एज पर लॉ ही होता है, जो जहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आती है वो इंजरी केस में होता है। इंजरी केस में जैसे लॉस ऑफ फ्यूचर इनकम हमें देखना पड़ता है, पेन एंड सफरिंग की तरफ देना पड़ता है। अब किसी के अगर इंजरी कम है उसको पेन एंड सफरिंग की तरफ कम मिलेगा। अब किसी की इंजरी ज्यादा है, हेड इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसका फेस डिस्टॉर्ट हो गया, फेस पे कोई इंजरी होगी, उस केस में पेन एंड सफरिंग ज्यादा मिल जाता है। प्लस एक उसमें एक हेड होता है लॉस ऑफ मैरिज प्रोस्पेक्ट्स। लॉस ऑफ मैरिज प्रोस्पेक्ट्स में भी डिस्क्रिप्शन है जज साहब के पास कि वो कितना ग्रांट करना चाहते हैं कितना नहीं। अच्छा, तो वहां पे थोड़ा सा एक इशू थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोक अदालत में। लेकिन उसमें फिर जो जजेस बैठे होते हैं लोक अदालत में वो दोनों साइड्स को कन्विंस करना चाहते हैं, और क्योंकि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है तो जजेस की कोशिश यही होती है कि क्लेमेंट को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिले। कुछ केसेस में ना जैसे ऐसा भी देखा गया है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी हुई है और जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं फिर वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इंश्योरेंस कंपनियां वो देने से मना भी करती हैं। अब जैसे एक केस में एग्जांपल दूं आपको, एक क्लाइंट थे क्लेमेंट, उनके प्लास्टिक सर्जरी हुई तो उनका खुद मेडिकल इंश्योरेंस था, वहाँ से उन्होंने क्लेम ले लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है ये मेडिकल इंश्योरेंस इन्होंने ले लिया तो हम नहीं देंगे, तो वो मैटर सेटल नहीं हुआ लोक अदालत में। दैट वाज रेफर टू द कोर्ट एंड पेंडिंग इन द कोर्ट। कई बार ऐसी सिचुएशन भी मैंने देखी है। वो एक्चुअली उसमें रीजन क्या है, क्योंकि मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पैनल पे हूँ, यहाँ पे एक्चुअली ये डिबेटेबल इशू इंश्योरेंस कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं, लीगल मैनेजर, वो इसको डिबेटेबल इशू में कहते हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया हुआ है। जो हम कोई भी इंश्योरेंस लें, मेडिकल क्लेम या वो एक सेपरेट है, वो एक अलग स्टैट्यूटरी हमारा हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। जो यहाँ से हमें कंपनसेशन मिलेगी उसमें से डिडक्ट नहीं हो सकती, उसमें से काट नहीं सकते। लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनीज उनके काउंसिल्स को ये इंस्ट्रक्शन होती है कि ये सेटल नहीं करना। अच्छा, एक ये जो अवार्ड का कंपनसेशन मिलता है, इनकम टैक्स कटता है इसके ऊपर? इस पे टीडीएस कटता है 10% टीडीएस कटता है। ठीक है। तो एनी अदर एक्सपीरियंस आप और किस एरिया में आपने काम किया है? मतलब मेरा डाइवर्स एक्सपीरियंस है, मेरे पास क्रिमिनल भी है, मैट्रिमोनियल केसेस कम है, क्रिमिनल का काम मैंने ज्यादा किया क्योंकि लीगल एड पैनल पे था मैं, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज। हाँ, लीगल एड भी एक्चुअली, लीगल एड के बारे में बताएंगे कुछ आप? लीगल एड क्या प्रोसीजर है, क्या चीज़ है लीगल एड? लीगल एड का प्रोसीजर ये है कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके कोई राइट चला गया या वो केस करना चाहता है कोर्ट में, कोई उसको ग्रीवेंस हो गई, तो उस केस में वो किसी वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता जी। तो उनने क्राइटेरिया दिए हुए हैं, वो कुछ कैटेगरीज हैं, उनको वो फिर लीगल एड में अप्लाई करते हैं। तो लीगल एड अपना चेक वगैरह करते हैं कि ये उस क्राइटेरिया में कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी कि जो पुअर पीपल हैं जिनके एक पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, उससे कम इनकम है, 1 लाख पर एनम का थ्रेशोल्ड है। प्लस अगर कोई सिंगल फीमेल है, विडो हो गई या अनमैरिड फीमेल हो गई, उसको भी तो उनको लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। माइनर्स हो गए। मैं दोबारा से आपको एमएससीटी पे लेके जा रहा हूँ, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स पे। देखिए, एक ना डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, एक होती है डिसेबिलिटी, एक होती है फंक्शनल डिसेबिलिटी। इसके बारे में बताइए कुछ। डिसेबिलिटी हो गई, एक इंजरी हो गई, सपोज किसी की जो आर्म है वो एम्प्यूटेट हो गई, उसको काटना पड़ गया, एम्प्यूटेट हो गई आर्म। अब बाय प्रोफेशन वो जो जिसकी आर्म कटी है, अब वो बाय प्रोफेशन ड्राइवर है। अब उसकी अगर लेफ्ट आर्म कट गई तो उस केस में हम उसकी फंक्शनल डिसेबिलिटी क्या लेंगे? फंक्शनल डिसेबिलिटी मतलब उसको अपनी जॉब करते हुए बिकॉज ऑफ दैट इंजरी, वो जो इंजरी हुई है या फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उस पे जॉब पे कितना इम्पैक्ट हो गया। जॉब पे कितना इम्पैक्ट हुआ। अब सपोज हेड इंजरी हो गई, किसी को बहुत सीवियर प्लास्टिक सर्जरी होगी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे। लेकिन वो जो जॉब करते हैं उनकी, वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो टाइपिंग भी प्रॉपरली कर रहे हैं, जो उन्हें कंप्यूटर पे काम करना है वो भी सब कुछ हो रहा है। तो उस केस में डिसेबिलिटी, अगर डॉक्टर ने उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, प्लास्टिक सर्जरी हुई, डॉक्टर उस पर लिख देगा कि ड्यू टू दिस के फेस की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन हो गई या कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई फेशियल फीचर में, तो उसमें सपोज वो 50% डिसेबिलिटी लिख देता है, लेकिन उसकी जॉब में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इन दैट केस फंक्शनल डिसेबिलिटी 0 उसकी जी। अच्छा, ये इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रक ड्राइवर है,
उसका राइट लेग एम्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए उसकी कंपैरेटिव जो डिसेबिलिटी आती है, फिजिकल डिसेबिलिटी, वो तो 30% आ गई, वो 30%, लेकिन वो अपना ट्रक जीवन में कभी चला ही नहीं पाएगा, यानी कि जो वो ट्रक ड्राइवर का काम करता था वो 100% उसको लॉस है, वो तो देन वी कॉल इट एज ए 100% फंक्शनल डिसेबिलिटी, यानी कि तो फिर हमें 100% कंपनसेशन इसका मिलेगा डिसेबिलिटी के प्रोपोर्शनेट। वो जैसे प्रणय सेठी में डेथ केस में कैलकुलेशन होती है, इस केस में भी सिमिलर तरीके से कैलकुलेशन होगी। फर्क ये होगा, प्रणय सेठी अगर डेथ केस में डिडक्शन होती है, इस केस में इंजरी केस में डिडक्शन नहीं होगी, डिडक्शन। अच्छा, एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, जैसे कोई मॉडल है और फेस इंजरी आ गई उसके, और मॉडलिंग का काम वो अब कर ही नहीं पा रहा है, वो 100%, तो 100% फंक्शनल डिसेबिलिटी है ना, ये चीज़ है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में एक ना मेरी ही एक केस का एक स्टोरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। डिस्ट्रिक्ट कैथल से मेरे एक क्लाइंट थे, और उनका जो एक जिप्सी होता है, जिप्सी के पीछे 4x4 की ट्राली वो खेत में लेके जाते थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो एक दिन क्या होता है कि वो ट्राली रास्ते में पलट जाती है, और जिसकी वजह से किसी एक इंसान के ऊपर वो गिर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये कंटेस्ट करती है नीचे कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, कि जो डेथ का कारण है वो ये ट्रॉली है 4x4 की, जिप्सी का इंश्योरेंस है, इस ट्रॉली का इंश्योरेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है नीचे वो अवार्ड कर देती है इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी हाई कोर्ट में आ जाती है। तो हाई कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी केस जीत जाती है। हाई कोर्ट कहता है कि यस इट इज़ करेक्ट कि जो इंश्योरेंस था वो तो जिप्सी का था, वो 4x4 की ट्राली का तो इंश्योरेंस था ही नहीं। तो जब वो मेरे पास क्लाइंट आए तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो और मैं आपको अश्योरिटी कोई नहीं दे सकता, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हमने वो केस फाइल किया तो पहली तारीख पे वो 50% स्टे हो गया, और 50% कंपनसेशन जो था मेरे क्लाइंट को, ड्राइवर को जो और ओनर को जो पड़ा था, वो ट्रिब्यूनल में जमा कराने के लिए बोल दिया। तो एट द एंड जो फाइनल वर्डिक्ट आया वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दिया, और उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की, जो पॉलिसी थी ना उसमें ट्रॉली के स्पेस के आगे 0 वैल्यू लिखा था, उस 0 वैल्यू को कंसीडर करते हुए कि समथिंग इज देयर, कंपनी चार्ज कर सकती थी। जब उन्होंने किया तो इंश्योरेंस कंपनी पे सारा का सारा क्लेम डाल दिया। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो ड्राइवर ओनर थे दे वर नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग, वो पे ही नहीं कर सकते थे। अब एटलीस्ट क्लेमेंट को कम से कम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा तो मिल जाएगा। अच्छा, कुछ कलसी जी एक ये भी बताइए कि कुछ इस तरह के केसेस भी होते हैं जहां पे लाइबिलिटी तो ओनर और ड्राइवर पे डाल दी जाती है, लेकिन मीनवाइल डायरेक्शन इंश्योरेंस कंपनी को दे दी जाती है कि आप क्लेम दीजिए, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट दे दिया जाता है कि वो रिकवर कर सकते हैं ड्राइवर और ओनर से। ये क्या चीज है? इसको पे एंड रिकवर प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ओनर और ड्राइवर के अवार्ड हो गया, एमएससीटी ने अवार्ड कर दिया कि आपको 10 लाख कंपनसेशन होगी, 20 लाख होगी, तो उसमें ओनर ड्राइवर एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं क्लेमेंट जी, उसमें ओनर ड्राइवर इतनी जल्दी नहीं देगा वो कंपनसेशन, तो इंश्योरेंस कंपनीज को डायरेक्ट कर देते हैं कि आप इन द फर्स्ट इंस्टेंस पे कर दो, आप पेमेंट कर दो क्लेमेंट्स को, और जो रिकवरी है अपनी ओनर से और ड्राइवर से। ड्राइवर से तो होगी नहीं, ड्राइवर तो गरीब आदमी है, वो कहाँ से देगा इतनी बड़ी अमाउंट, ओनर से, तो ओनर से वो रिकवर कर सकता है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है, एग्जीक्यूशन में रिकवरी डिफिकल्ट है एक इंडिविजुअल से, लेकिन जहां एक कंपनी है, कंपनी से इजीली रिकवर हो जाता है। बस ये एक मेथड निकाल दिया कि पहले कंपनी, क्योंकि क्लेमेंट को तो बेचारा है, वो तो विक्टिम है, उसे तो इमीडिएट पैसे की जरूरत है, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को राइट दे दिया कि आप ओनर से रिकवर कर लीजिए। अच्छा कलसी जी, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जहां पे एक व्हीकल को सेल किया, और वो सेल क्या किया, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमोर्ट था उसके थ्रू सेल नहीं हुआ, यानी कि आरसी चेंज नहीं हुई, आरसी चेंज, लेकिन वो एफिडेविट पे आगे सेल कर दिया। जैसे कि कोई हम एग्जांपल ले लें कि मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल को आगे सेल कर दिया एफिडेविट के बेसिस पे, और जिसको आगे सेल किया उसने फिर आगे सेल कर दिया। अब उस मोटरसाइकिल से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ओनर था लायबिलिटी कोर्ट उस पर डालता है, जबकि वर्चुअली तो वो सेल कर चुका है, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस पे एक्चुअली क्या है, जो रजिस्टर्ड ओनर, गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर हमें देखना कौन है। गाड़ी मेरे नाम पे है, मैं आपको सेल कर देता हूँ, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स में आपका नाम आया नहीं, तो आज की डेट में चाहे वो गाड़ी 10 बार बिक जाए, रजिस्टर्ड ओनर मैं ही रहूंगा। अच्छा, लायबिलिटी रजिस्टर्ड ओनर की ही रहेगी? लायबिलिटी एमएससीटी केस में रजिस्टर्ड ओनर की ही आएगी, क्योंकि जिसका नाम आरसी पे चढ़ा होगा उसी के नाम की लायबिलिटी होगी। तो व्यूअर्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई व्हीकल सेल करें तो ये व्हीकल को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एज पर लॉ, लीगल नॉर्म के तहत ट्रांसफर करवाएं, आरसी चेंज करवाएं।
अगर आप एफिडेविट पे अपना व्हीकल बेचते हैं और कल को उस व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई लायबिलिटी खड़ी हो जाती है, तो वो जो फर्स्ट ओनर है जिसके नाम आरसी एग्जिस्ट करती है वो उसको देनी पड़ेगी। तो मिस्टर कलसी, बहुत अच्छी चीज़ें आपने डिस्कस करी, और जो हमारे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो शिपिंग एरिया तो बहुत ही लाजवाब रहा, एक अलग ही न्यू डोमेन के बारे में आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो आपका हमारे यूट्यूब स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और व्यूअर्स, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू मिस्टर कलसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।